हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। और मैं आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ते हैं। जैसे कोई स्टेट संस्था आती है तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ सभी। साथ ही साथ यह सभी राज्यों के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स उपयोगी साबित होती है, उपयोगी रहती है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम कोई नहीं होता है जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही है। एसएससी के हुए, राजस्थान के हुए, एमपी हुए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरला, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, एमपीपीएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है हमारा पहला प्रश्न। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 है, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, मतलब भारत कितने स्थान पर इसमें रहा है, किसमें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में। तो जो भारत का स्थान है वह 40वां है। भारत इसमें किस नंबर पर आया है? 40वें नंबर पर स्थान पाया है इसने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। भारत 43 देशों की रैंकिंग में 43.3 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर रहा है। मतलब इसमें 43 देश शामिल होते हैं इस इंडेक्स में, जिसमें से भारत है 40वें स्थान पर। इस सूचकांक के तहत 3 उप सूचकांक भी आते हैं, ठीक है। एडक्वासी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी के आधार पर पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया जाता है। मतलब इसमें जो पेंशन होती है, लगभग देश कितने लोगों को दे रहा है, कितनी ज़्यादा संख्या में पेंशन देता है, यह इसमें शामिल होते हैं। इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर है आइसलैंड, और सेकंड पर है नीदरलैंड, और थर्ड पर है नॉर्वे। और भारत तो आपको मैंने बता ही दिया 40वें नंबर पर है। अंतिम स्थान पर इसमें थाईलैंड देश आता है। संस्करण कौन सा है? 2021 का यह 13वां संस्करण है। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो मरकर CFA इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। जहाँ तक हो सके आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें, साथ ही साथ जिससे सभी बच्चों को मिल सके वीडियो, और सब अपना उपयोगी जो समय है करंट अफेयर्स में मात्र थोड़ा सा समय निकाल कर करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते रहें। ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में ही आपको इससे देश की खबरें, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड जानकारी भी मिल जाती है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो AMFI है, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। तो ये इसका उत्तर है A बाला सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? A बाला सुब्रमण्यम जो हैं वह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। A बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने नीलेश साहा की जगह ली है। किसकी जगह ली है? नीलेश साहा की जगह ली है। राधिका गुप्ता जो हैं यह AMFI का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। AMFI जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसका नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हम AMFI से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 22 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 22 अगस्त 1995 को। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। अध्यक्ष बता दिया मैंने आपको, A बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? A बाला सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कौन है? राधिका गुप्ता। उपाध्यक्ष कौन इनके? राधिका गुप्ता। टॉप 5 अध्यक्ष देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका सही उत्तर क्या है बेटा? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जो हैं IBA के अध्यक्ष हैं, भारतीय बैंक संघ के। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रियंका कानूनगो। कौन? प्रियंका कानूनगो। अगला है भारत पे के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष कौन है? CK रंगनाथन। अगला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अबीर सरकार। कौन है? अबीर सरकार हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। इम्पोर्टेंट योजना है आपके लिए, आपको अच्छे से याद रखना है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना आदिवासियों के लिए लागू की है, चालू की है। इसमें क्या है, तो जो 16 जिलों में आदिवासी हैं उनको राशन के लिए सरकार की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना से उनके घर तक ही यह राशन पहुंचाया जाएगा। गरीब जो जनजाति परिवार हैं उनकी सुविधा के लिए आदिवासी विकास खंड में उचित मूल्य पर दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को, मतलब सीधी सी बात है कि अब जो है दुकान से जो सामान मिलता था उनको 2 रुपये किलो वगैरह जो भी जितने में मिलता है वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। मतलब गांव में ही ये राशन मिलेगा अब इनको। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश RV मलीमठ। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान मुख्य कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला मतलब फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही साथ ये 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा जार। तो आप पहले नॉर्मली पढ़ लेते हैं। यह वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, आप एक बार और पढ़ सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से कर्क रेखा ऊपर निकलती हैं। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, C2H3NO का। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, भोपाल देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदौर, ये 2 महत्वपूर्ण बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं तो ज्वालामुखी वगैरह से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ये करंट का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो यह जापान में हुआ है। कहाँ पर? जापान में। ज्वालामुखी टॉप 5 जी के प्रश्न पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को, जो ऊपर मुंह रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में है।
स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर में इसमें से हमेशा आग निकलती ही रहती है। दूर से देखने पर एक कैसा लगता है, प्रकाश निकलता रहता है, एक स्तंभ जैसा दिखता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी। मतलब कोई भी जब ज्वालामुखी जो होता है वो लंबे समय तक शांत रहे और एकदम उसमें विस्फोट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त। बैरनद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आपको याद रखना है जैसे कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरनद्वीप। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, मौना लोआ, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप को भूमध्य सागर का चौराहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिधम्म दिवस 2021 कब मनाया गया। कौन सा अभिधम्म दिवस 2021 में कब सेलिब्रेट किया गया है, तो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अभिधम्म दिवस क्या होता है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसे हर साल उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करती है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में यह सेलिब्रेट किया जाता है। अभिधम्म दिवस के दिन 2500 साल बाद लोग महात्मा बुद्ध के वास्तविक अवशेषों को देख पाएंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर परम धाम की प्राप्ति की थी। यह प्राचीन काल से बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व घटिया दिवस 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका सही उत्तर है MS धोनी। 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, MS धोनी। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने IPL 2021 का खिताब जीतकर एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है और यह मैच धोनी का बतौर कप्तान 300वां T20 मैच में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन चुके हैं। IPL से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इससे विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी इसमें 2008 वाले में, और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया। IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट है, उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर है चाइना, मतलब चीन जो देश है उसकी टीम ने उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब इन्होंने हासिल किया है। चीन ने 15वीं बार यह खिताब जीता है। आयोजित स्थल हारहूस डेनमार्क में यह आयोजित हुआ था। इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा आपके लिए, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लें। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ के सकारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार, सकारोव पुरस्कार से, तो अलेक्सी नवेल्नी को। किसको, अलेक्सी नवेल्नी जो है उन्हें सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रूस में विपक्ष के नेता अलेक्सी नवेल्नी को विचारों की स्वतंत्रता के लिए यह सकारोव पुरस्कार सम्मानित किया है। अलेक्सी नवेल्नी को यह पुरस्कार रूस में भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के लिए और कई प्रयासों से इन्होंने कई पर्दाफाश किए हैं, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यह यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार
पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम आद्रेई सकारोव के नाम पर रखा गया। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए नहीं है, चिंता ना कीजिए। टॉप 5 पुरस्कार ये अपने लिए हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 महत्वपूर्ण है। ये तो शिकुरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो पारसी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक कुरनहा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा दिमित्री मुराटोव को। सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल को। ये सभी पुरस्कार आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। एक बार और अच्छे से प्रश्न पढ़ते हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए वेब आधारित परियोजना मतलब योजना या निगरानी के लिए जो पोर्टल शुरुआत की है वह कौन सा है। तो आपको मैंने अभी बता दिया है कि निगरानी पोर्टल के नाम से इन्होंने निगरानी के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल किसी परियोजना के शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम करे। मतलब कोई भी योजना शुरू होती है और जब तक ख़त्म होती है तब तक यह उस पर निगरानी करेगा। MES और सशस्त्र बल भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर परियोजना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप को विकसित भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने किया है। अगला प्रश्न, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। किसके? रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो इम्तियाज़ अली। कौन बने हैं? इम्तियाज़ अली। इम्पोर्टेंट पॉइंट, निर्देशक निर्माता इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे इम्पोर्टेंट थे, हमने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए और साथ ही साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी जड़ है जो कि आप नहीं देख पाए हो, नहीं पढ़ पाए हो, उसको अच्छे से आपको याद करा देता है। चलिए, पहला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 40वें। अगला है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए बाला सुब्रमण्यम। अगला है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? जापान। अगला है, अभिदम्य दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया। अगला है, 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? MS धोनी। अगला प्रश्न है, उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो यह चाइना ने जीता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सकारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्सी नवेल्नी को। अगला प्रश्न है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इम्तियाज़ अली। आज की हमारी करंट अफेयर्स के हमने सभी प्रश्न पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, समझ लिए हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का हमने पार्ट भी पढ़ लिया है। तो आप समझ रहे होंगे रेगुलर करंट अफेयर्स का कितना प्रॉफिट होता है। आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ने से कितनी समस्याएं सॉल्व होती हैं। आगे एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता है हमें। साथ ही साथ
हमारा एक धीरे धीरे कवर होता चलता है और सर लास्ट में जाके सिर्फ हमें रिवीजन ही करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह नई एनर्जी के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।